प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेस जेस्टे या एक ही समव्यवहार के भाग जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में दी गई है, आज उस पर चर्चा करेंगे। रेस जेस्टा या एक ही समव्यवहार के भाग पद का उद्देश्य न्यायालय को उन मामलों में जिनमें प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसे मामले में समर्थ बनाना होता है। यानी कि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वहाँ न्यायालय एक ही समव्यवहार के भाग को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करता है, जिससे उसके सामने जो मामला आया है उसमें पर्याप्त जानकारी उसे प्राप्त हो सके और जिसके आधार पर वह अंतिम निष्कर्ष पर, अंतिम निर्णय पर पहुंच सके। रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है, ये भारतीय साक्ष्य विधि में कहीं नहीं दिया गया है। ये आंग्ल विधि का सिद्धांत है और ये आंशिक रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में समाहित है, जो कि एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में सुसंगत है। धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेस जेस्टे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे को स्थापित किया गया है। अधिनियम में रेस जेस्टे शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बदले इस अधिनियम में एक ही समव्यवहार के भाग शब्द का प्रयोग किया गया है। रेस जेस्टे आंग्ल विधि का सिद्धांत है और यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जो काम किया गया होता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ऐसे कथन तथा कार्य जो किसी समव्यवहार के साथ हुए हों होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं धारा 6 में क्या दिया हुआ है। धारा 6 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में लिखा हुआ है, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों एवं स्थानों पर घटित हुए हों। सेक्शन 6, फैक्ट्स विच दो नॉट इन issue are so connected with a fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि एक ही समव्यवहार का भाग क्या होता है। जैसे कि एक आदमी है, वो दूसरे को पीट कर मार डालता है। तो जब वो पीट रहा होता है, वहाँ कई लोग उसको पीटते हुए देखते हैं और उनके द्वारा जो कथन किया जाता है, जो देखने वाले लोगों के द्वारा कथन किया जाता है या उसके तुरंत पश्चात, उस घटना के तुरंत पश्चात जो लोगों द्वारा कथन किया जाता है, वो एक ही समव्यवहार का भाग माना जाता है और उनके द्वारा किया गया कथन सुसंगत होता है। तो इस तरह से रेस जेस्टे के लिए, यानी एक ही समव्यवहार के भाग के लिए कोई तथ्य होना चाहिए और ऐसा तथ्य भले विवादक तथ्य न हो, लेकिन वो विवादक तथ्य से जुड़ा होना चाहिए और ऐसा जुड़ा होना चाहिए कि वो एक ही समव्यवहार का भाग बन जाए। ऐसा तथ्य उसी समय, यानी घटना के समय या उसी स्थान पर घटित हो या अन्य स्थान पर और अन्य समय पर भी घटित हो सकता है, वो भी समव्यवहार का भाग माना जाएगा। तो ऐसे तथ्य भले ही विवादक तथ्य नहीं होते हैं, लेकिन वो सुसंगत होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे समव्यवहार के भाग के रूप में सेम ट्रांजैक्शन के बारे में। तो समव्यवहार से तात्पर्य ऐसी बातों से है जो एक दूसरे से संबंध रखती हैं तथा किसी अपराध को करने के समय या उसके पहले या उसके बाद हुई हो। जैसे यदि एक व्यक्ति दूसरे को विष देकर मारने का अपराधी है, तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है, यानी यह तथ्य सुसंगत होगा कि वह उसे मारने के लिए 1 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा विष दे रहा था। तो उसका थोड़ा थोड़ा विष देना समव्यवहार का भाग है, इसलिए सुसंगत है। समव्यवहार शब्द को साक्ष्य विधि में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित नहीं किया गया है। स्टीफन ने समव्यवहार शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि समव्यवहार से अभिप्राय
उन कार्यों तथा तथ्यों के समूह से है जो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हों कि उन्हें एक ही विधिक नाम जैसे अपराध, संविदा, दोष के रूप में जाना जा सके, उसे संव्यवहार कहा जाता है। साक्ष्य विधि 1872 के धारा 6, 7, 8, 9 और धारा 14 में रेस जेस्टे के रूप में साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में नियम बताया गया है, यानी कि 6, 7, 8, 9 और 14 में रेस जेस्टे के सिद्धांत को अपनाया गया है। एक ही संव्यवहार के भाग को सुसंगत माना गया है। हम पहले बता चुके हैं कि रेस जेस्टे का सिद्धांत मूल रूप से अंग्रेजी विधि का सिद्धांत है और भारत में आंशिक रूप से ही लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो मामले न्यायालय के सामने आते हैं उनमें कोई न कोई घटना छिपी रहती है और प्रत्येक घटना से जुड़े हुए कुछ कार्य होते हैं, कुछ लोप होते हैं, कुछ कथन होते हैं। ऐसे कार्य या लोप या कथन जिससे घटना पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होते हैं तो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर हमें विश्वास करना पड़ता है, उनको स्वीकार करना पड़ता है। तो उनसे जो घटना पर प्रकाश पड़ता है या वे घटना से इस प्रकार जुड़े होते हैं जिससे कि घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसे एक ही संव्यवहार का भाग कहा जाता है। अब रटन बनाम ओलियरी बनाम रेगमे का केस था, 1946 में आया था। इसमें न्यायालय ने निर्णय करते हुए कहा कि हत्या के पूर्व होने वाले आक्रमण को संव्यवहार का भाग माना जाएगा, क्योंकि हर रात ऐसा आक्रमण विपक्षियों द्वारा किया जा रहा था और एक रात उनके द्वारा हत्या कर दी गई, तो रोज़ रोज़ जो आक्रमण किया जा रहा था वो संव्यवहार का भाग था। रटन बनाम क्वीन जो 1971 में आया, इस वाद में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप था और उस व्यक्ति का कहना था कि उसकी पत्नी की हत्या दुर्घटनावश हो गई थी, जबकि गोली जब लगी पत्नी को तो उसने टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन किया और टेलीफोन ऑपरेटर लड़की से उसने कहा कि मुझे पुलिस चाहिए, तथा उसने अपना पता भी बताया। इसी बीच उसकी कॉल कट हो गई और पुलिस जब वहाँ पहुँची तो उसकी पत्नी का शव मिला। तो पत्नी का शव मिलना, पत्नी द्वारा पुलिस को मांगना, ये सब बातें जो टेलीफोन पे बात हुई थी, ये सभी बातें एक ही संव्यवहार का भाग था और उसे न्यायालय ने सुसंगत माना। इस केस में न्यायमूर्ति विल्बर फार्स थे, उन्होंने इसे सुसंगत माना। अब कार्य या लोप, एक्ट आर ओमिशन, कोई कार्य या लोप भी सुसंगत होता है। कोई कार्य या कार्य करने का लोप जो संव्यवहार के साथ साथ हो वो भी सुसंगत होता है, यदि वह संव्यवहार को स्पष्ट करता है, संव्यवहार के बारे में बताता है। जैसे सरकार को षड्यंत्र द्वारा बदलने का कार्य किया जाता है, इसके लिए कलकत्ता में पैसा इकट्ठा किया जाता है, मद्रास और मुंबई में सरकार को बदलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो चाहे उस समय और स्थान भले एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन वे एक ही संव्यवहार के भाग होंगे और सुसंगत होंगे। रामदास बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 का केस है। इसमें न्यायालय ने कहा कि बलात्कार के मामले में एफआईआर देर से अगर कराया गया तो इससे मामले को रद्द नहीं किया जा सकता है, बल्कि एफआईआर देर से दर्ज कराने का जो कारण है वो सुसंगत होगा, क्योंकि विरोधियों द्वारा उसे रोका गया होगा या डराया धमकाया गया होगा। तो ऐसे तथ्य जो एफआईआर को देर से दर्ज करने के लिए उत्तरदायी थे वो सुसंगत तथ्य हैं। कथन यानी स्टेटमेंट, ऐसे कथन जो घटनाओं के साथ साथ होते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो वो चिल्लाता है, अगर सार्वजनिक स्थान पर कोई घटना होती है तो कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वे घटना के बारे में बातचीत करने लगते हैं। तो ऐसी सभी संव्यवहार जो हैं वो उस घटना के भाग के रूप में होने के कारण एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं और वो सुसंगत होते हैं। अब कोई कथन किया गया है तो वो कथन कितना समय पहले या कितना समय पश्चात करने पर सुसंगत होगा। जैसे कोई घटना घटित हो रही है तो तुरंत कोई कथन किया जाता है, अरे देखो बेचारे को मार रहा है, या उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अगर कोई बात कहता है कि बेचारे को मार दिया, तो कितना जल्दी होना चाहिए वो कथन, तब वो सुसंगत होगा। तो न्यायालय ने पेरियोटिस बनाम ऑस्ट्रेलियन आयरन एंड स्टील
लिमिटेड के बाद में न्यायालय ने कहा कि देखिए, लोगों को झूठा कथन बनाने में बहुत देर नहीं लगती है, लोग तुरंत बात बदल देते हैं, इसलिए जो कथन है वो तभी सुसंगत होगा जो घटना के पहले या घटना के पश्चात या घटना के साथ साथ हुआ हो, और जो कथन किया है उसको सोचने का या कोई कहानी बनाने का समय न मिला हो, क्योंकि अगर समय मिलेगा तो लोग तुरंत कहानी बना देंगे, झूठी कहानी बना देंगे, और तब उसे सुसंगत नहीं माना जाएगा। आर बनाम वेडिंग फील्ड के केस में एक स्त्री का गला काट दिया गया था, और जब गला काटा गया तो उस स्त्री ने अपनी चाची से कहा कि प्यारी चाची देखो, वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा कर दिया है। ऐसे मामले में न्यायमूर्ति काकबर्न ने इसे समव्यवहार का भाग नहीं माना, यानी रेस जेस्टे के अंतर्गत नहीं माना। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला की हत्या की जाती है या गला काटा जाता है तो इस तरीके से अपनी चाची से नहीं कहेगी। वो क्या कहेगी? मुझे मत मारो, या बचाने का गुहार करेगी। लेकिन उसने क्या कहा? चाची देखो, वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या हालत कर दी। वो ऐसे नहीं कहेगी। तो इसलिए न्यायमूर्ति काकबर्न ने इसे एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना। न्यायालय ने इसे मृत्युकालिक कथन भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि महिला द्वारा जब कथन किया गया था उस समय उसे मृत्यु की कोई आशंका नहीं थी। हालांकि इसके बाद इस निर्णय की बहुत आलोचना भी की गई, लेकिन न्यायालय के द्वारा अपने तर्क थे और उसने स्वीकार नहीं किया। आर बनाम फोस्टर के केस में अभियुक्त पर यह आरोप था कि वह गाड़ी चढ़ाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दिया था। जो गवाह था उसने तेज़ गति से गाड़ी को जाते हुए देखा था, लेकिन उस घटना को उसने नहीं देखा था। न्यायालय ने कहा कि घटना के बाद जो मृतक अभी जिंदा था उससे जो पूछा गया और मृतक ने जो बताया वो एक ही समव्यवहार का भाग था और उसे सुसंगत माना गया। आर बनाम जिप्सन के बाद में एक व्यक्ति ने घटना देखा था और घटना देखने के बाद उसने जो वर्णन किया उसे सुसंगत नहीं माना गया। इस तरह से न्यायालय के बीच रेस जेस्टे के सिद्धांत के बारे में परस्पर अनिश्चितता की स्थिति है। प्रिवी काउंसिल ने रटन बनाम रेजिनाम के बाद में जिस केस में हुआ क्या था कि एक स्त्री को गोली लगी और थोड़ी देर बाद उसने टेलीफोन मिलाया और घबराहट भरी आवाज़ में ऑपरेटर से कहा कि पुलिस भेजो। पुलिस जब पहुंची तो महिला की लाश मिली। न्यायालय ने उस महिला के ऑपरेटर द्वारा कहे गए कथन को सुसंगत माना और एक ही समव्यवहार का भाग माना। आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में जहाँ की कोई स्त्री बातचीत कर रही थी और बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया गया, टेप रिकॉर्ड से रिकॉर्ड कर लिया गया, तो उसकी बातचीत को सुसंगत माना गया। भले वो बातचीत चोरी से रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसे न्यायालय ने सुसंगत माना। रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश 1997 का वाद है। इसमें एक महिला की मृत्यु बंदूक की गोली लगने से हुई। उस महिला ने घटना के पहले चीख कर कहा था कि कोई उसके पीछे बंदूक लेकर खड़ा है, उसने परछाई देखी थी, तो उसका यह कथन एक ही समव्यवहार का भाग माना गया और सुसंगत माना गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे रेस जेस्टे तथा अनुश्रुत साक्ष्य। रेस जेस्टे एंड हेयरसे एविडेंस जो होता है वो दोनों में क्या संबंध है। असल में रेस जेस्टे जो होता है एक अनुश्रुत साक्ष्य ही होता है। अनुश्रुत साक्ष्य उसे कहते हैं जो कि सुनी सुनाई बातों को जाकर न्यायालय में बताता है। जैसे मान लीजिए कि घटना को आप देखते हैं और आप उस बात को किसी को बताते हैं, जिस व्यक्ति को आप बताते हैं वो न्यायालय में जाकर आपकी बात को बताता है, तो ऐसे अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जाते हैं और ऐसे साक्ष्य को ही अनुश्रुत साक्ष्य कहा जाता है। तो अनुश्रुत साक्ष्य ऐसे साक्ष्य को कहते हैं जिसे कोई ऐसा व्यक्ति देता है जिसने घटना देखा तो नहीं होता है, परंतु उसने उसके बारे में उस व्यक्ति से सुना था जिसने घटना देखा था। अनुश्रुत साक्ष्य को एक ही समव्यवहार के भाग में तब स्वीकार किया जाता है जब वो उस घटना का भाग हो। आर बनाम फोस्टर के बाद में जो गवाह था वो भागते हुए ट्रक को देखा था, लेकिन उसने दुर्घटना को नहीं देखा था। न्यायालय ने उसके कथन को सुसंगत माना। रेस जेस्टे
का जो सिद्धांत है वो अनुश्रुत साक्ष्य को स्वीकार करने का एक अपवाद है। सामान्यतः अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन वो तब स्वीकार किया जाता है जब वो रेस जेस्टे के रूप में सुसंगत होता है, एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में होता है। अब रेस जेस्टे के रूप में निम्नलिखित साक्ष्य स्वीकार होते हैं या सुसंगत होते हैं। जैसे नंबर 1, अपराध किए जाने के स्थान एवं समय पर अभियुक्त द्वारा किया गया कथन। नंबर 2, स्त्री के विरुद्ध लैंगिक अपराध में किसी तीसरे व्यक्ति को किया गया कथन सुसंगत होता है। नंबर 3, वसीयतकर्ता द्वारा बिल के यानी वसीयत के रजिस्ट्रीकरण के समय जो कथन किया जाता है वो सुसंगत होता है। नंबर 4, दत्तक ग्रहण का जहाँ प्रश्न हो किसी वाद में तो जो दत्तक विलेख है वो सुसंगत होता है। नंबर 5, वचन पत्र पर किसी पर्दानशीन महिला द्वारा हस्ताक्षर अगर किया जाता है तो उस पर्दानशीन महिला के पति का कथन सुसंगत होता है। इस तरह से रेस जेस्टे यानी कि एक ही समव्यवहार का भाग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 6 पर हमने प्रकाश डाला। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।